मांगलिक से मंगल तक का सफर। इंदौर एक छोटे से घर के बाहर एक कार खड़ी थी। मोहल्ले के लोग उस घर के अंदर निकलते हुए ताका झांकी करने की कोशिश कर रहे थे। और अंदर एक 29 साल की लड़की साड़ी पहने अपनी पलके झुकाए बैठी थी। और कुछ लोग उसके आसपास उसको घेर के बैठ के आपस में बातें कर रहे थे। सामने एक बड़ी उम्र का लड़का बैठा था, जो उस लड़की को ही बार बार चोर नजरों से देख रहा था। या फिर शायद उस लड़की के उसको देखने का वेट कर रहा था, लेकिन उस लड़की ने एक बार भी अपनी पलकें नहीं उठाई। कोई उसे कुछ बोलता तो वो बस हाँ हम में जवाब दे देती। तभी उस लड़की की माँ अदिति जी अपने सामने बैठी महिला से बोली, तो हम ये रिश्ता पक्का समझे। सामने बैठी उस महिला ने एक नजर अपने पति और फिर उस लड़के की तरफ तक देखा तो दोनों ने पलकें झपका दी। फिर वो महिला सुधा जी आदित्य जी से बोली, हमें मंजूर है, एक बार आप अपनी बेटी वैशाली से भी पूछ लीजिए। तभी एक कड़क आवाज गूंजी। वैशाली के पापा मनोज जी बोले, हमारे घर में लड़कियां फैसला नहीं लेती, जो बड़े फैसला लेते हैं वहीं घर का फैसला होता है। वैशाली की झुकी आंखों में नमी आ गई। तभी लड़के के पापा विपिन जी बोले, ये तो आपने अच्छे संस्कार दिया है बच्ची को, वरना तो आजकल की लड़कियां सीधा घर से भाग ही जाती हैं। मनोज जी फिर अपनी तेज आवाज में बोले, हमारे घर में अगर किसी लड़की ने ऐसा ख्याल भी लाया तो वो अच्छे से जानती है उनकी समाधि घर के बाहर होगी। अंदर डोर के पीछे छुपके खड़ी दो लड़कियां डर सी गई। विपिन जी मुस्कुरा दिए और बोले, हम बहुत भाग्यशाली हैं जो आपके घर की बेटी हमारे घर बहू बन के आएगी। वैशाली सबकी बातें सुन के अपने मन में व्यंग हंसी हंस दी। बहू, बहू ही तो समझते हैं, कोई बेटी क्यों नहीं बोलता। वैशाली अपने मन में सोच रही थी कि वैशाली की मम्मी ने वैशाली के हाथ में मिठाई की प्लेट जबरदस्ती पकड़ाते हैं कहा, चलो अब सबका मुंह मीठा करवाओ। वैशाली को तो अब आदत हो गई थी वेटर बनने की। ये उसके लिए 49वां रिश्ता जो आया था। और वैशाली ये भी जानती थी कुछ ही देर में ये लोग भी उसको मना करके चले जाएंगे। लेकिन फिर भी वो सिर नीचे करके उठी और बारी बारी सबके आगे प्लेट करने लगी। आदिति जी ने भी वैशाली की तारीफों के पुल बांधना शुरू कर दिया। बहुत संस्कारी है मेरी बेटी, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देगी। अगर आपको पसंद नहीं होगा तो अपनी सरकारी नौकरी भी छोड़ देगी। आप तो ये समझ के चलिए एक सुशील बहू अपने घर लेकर जाएंगे यहां से। वैशाली फिर मन में हंस पड़ी और बोली, सरकारी नौकरी की ही तो वजह से इतने रिश्ते आते हैं, वरना तो मुझे घरवाले ही फांसी दे देते। मुझे और बहू क्यों सीधा नौकरानी। बोलो ना वैशाली। मिठाई की प्लेट लेकर लड़के के पास तक आ गई थी कि लड़के ने मिठाई उठाते हुए वैशाली के हाथ को छू लिया। वैशाली ने तुरंत नजरें उठा के उस लड़के को देखा तो उसकी आंखों में एक बार फिर नमी तैर गई। वो 45 साल का कोई आदमी था। उस आदमी ने वैशाली को देख के आंख मार दी और अपना विजिटिंग कार्ड वैशाली के हाथ में पकड़ा दिया और कॉल करने का इशारा किया। वैशाली ने अपनी नजरें झुका ली, फिर शांति से आके अपनी मां के पीछे खड़ी हो गई। तो लड़के वाले खड़े हो गए और लड़के की मां सुधा जी हाथ जोड़ते हुए बोली, तो बहन जी अब हमकी इजाजत दीजिए, हमको आपकी बेटी बहुत पसंद आई। बस घर जाके पंडित जी से सीधा शादी का मुहूर्त निकलवा के आपको 1-2 घंटे में कॉल करके बता देते हैं। सभी के फैंस पर मुस्कान आ गई और आदिति जी ने लड़के वालों को विदा कर दिया। लड़के वालों के जाते ही डोर के पीछे जो लड़कियां छुपी थी वो बाहर आ गईं और जो नाश्ता बचा था वो जल्दी जल्दी उठा के कुछ खाया और कुछ अपने हाथों में भर लिया। कि तभी आदिति जी और मनोज जी अंदर आए तो सब सुतन होकर खड़े हो गए। मनोज जी ने एक नजर वैशाली को घूर के देखा और आदिति जी से बोले, इस लड़की से बोल दो, इतनी मुश्किल से कोई लड़का तैयार हुआ है अभी, पंडित जी जो जो रस्म और रिवाज बोले शांति से बिना मुंह बनाए कर दे। आदिति जी ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। मनोज जी अपनी किराने की दुकान जाने के लिए अपना फोन और स्कूटी की चाबी उठाते हुए घुमा के वैशाली को ताना मारते हुए बोले, कच शुभ काम होता है तो पहले ही ये मुंह बना के बैठ जाती है। इसकी काली नजर पहले काम को बिगाड़ देती है। वैशाली चुपचाप सिर नीचे करके खड़ी थी। शायद ये उसके लिए कुछ नया नहीं था। साल से वो यही ताने गलियां ही तो सुन रही है। मनोज जी ताने मारते हुए घर से निकल गए कि वो दोनों लड़कियां खुशी से उछलने लगीं और आपस में बोली, अब इस मंगली की शादी हो जाएगी तो हमारा भी नंबर लग जाएगा। वैशाली ने अपनी दोनों बहनों को एक दर्द भरी मुस्कान के साथ देखा, फिर अपने कमरे की तरफ जाने लगी कि घर का लैंडलाइन फोन बजा। आदिति जी ने फोन उठाया तो दूसरे साइड की बात सुन के वो रोने लगी और बोली, बहन जी कोई तो उपाय होगा, एक बार पंडित जी से बात करके देखिए। पर कॉल कट हो चुका था। आदिति जी की बस इतनी सी बात सुन के वैशाली समझ गई थीं, लड़के वालों का फोन था।
और उन्होंने भी शादी के लिए मना कर दिया। और अब उसकी मार खाने की बारी आ गई। उसका सोचना था कि आदिति जी गुस्से में बेलन लेकर आईं और वैशाली को मारते हुए बोली, डायन, तू मर क्यों नहीं जाती? ऐसी मांगलिक है तू कि बड़े से बड़ा मांगलिक लड़का भी तेरे से शादी करने के बाद संकट में आ जाएगा। 29 साल की हो गई है, पर शादी का पता ठिकाना नहीं है। तेरी वजह से तेरी ये दोनों बहनें पड़ी हुई हैं। तेरी वजह से तेरे भाई की शादी नहीं हो पा रही है। लड़की वाले बोलते हैं, जिस घर में 3-3 कुंवारी लड़कियां हों, उस घर में अपनी लड़की नहीं देंगे। अब क्या बताऊं उन लोगों को? ये मांगलिक लड़की जो पड़ी है मेरे घर में। आदिति जी आदिति जी बस वैशाली को बुरा भला कहते हुए मारे जा रही थीं और वैशाली चुपचाप बस आंखें भींचे रोते हुए दर्द सह रही थी। दर्द मार पड़ने का नहीं, अपनी ही माँ से इतनी जली कटी बातें सुनने का था। वो मांगलिक थी, इसमें उसका क्या दोष था? उसके मंगल दोष को दूर करने का कोई उपाय नहीं था तो उसकी क्या गलती थी? लेकिन सब तो उसको और उसके नसीब को ही दोष देते थे। वैशाली शांत खड़ी सिर नीचे करे मार खा रही थी। उसको अब मार खाने की भी आदत पड़ चुकी थी। आदिति जी वैशाली को मारते हुए थक गई, तो वही थक के चेयर पर बैठ गई और बोली, तू चली जा यहाँ से। तुझे कोई लड़का पसंद हो तो भाग जा उसके साथ, बस हमारा पिंड छोड़ दे। तेरी वजह से तेरी इन दोनों बहनों की शादी नहीं हो पा रही। तू तो है ही मनहूस, पर तेरी वजह से इन दोनों की शादी की उम्र निकली जा रही है। तेरा भाई, ये लड़कियां सब तेरी वजह से बैठे हैं। चली जा, कहीं भी जाके मर, बस चली जा, वरना मैं मर जाऊंगी। बोलते हुए अदिति जी का गला सूखने की वजह से खांसने लगी। वैशाली की दोनों बहनें आगे आई और वैशाली को घूरते हुए अदिति जी को लेकर अंदर चली गई। अब वैशाली अपने आप को रोक नहीं पाई और जमीन पर घुटनों के बल बैठ के रोने लगी। उसको आज अपनी माँ की बातें जरूरत से ज्यादा बुरी लगी थी। वो भी तंग आ चुकी थीं इन सब चीजों से। 5 साल से कोई उससे ठीक से बात नहीं करता था। उसको हर बार ऐसा फील करवाया जाता था सब दुखों की वजह वो है। लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो अपनी जान खुद ले सके। अगर ऐसा होता तो वो कब का अपनी जान दे चुकी होती। उसने एक बार नींद की गोलियां खा भी ली थीं, लेकिन उसको इतनी उल्टियां हुई कि सारी दवा निकल गई और दवा का उल्टा रिएक्शन हुआ। उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि घर वालों को मजबूरी में उसको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। और वहां डॉक्टर ने तुरंत उसको चेक करके बोल दिया, इन्होंने बहुत सारी नींद की गोली ली है, इन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की है, ये पुलिस केस है, मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। जैसे तैसे डॉक्टर को समझाया, ये गलती से हुआ, आप पुलिस को मत बुलाओ। बहुत हाथ पैर जोड़ने के बाद वो डॉक्टर माना। और फिर वैशाली को घर आके जिन चीजों का सामना करना पड़ा वो तो भगवान दुश्मन तक को ना दिखाए। तब से जो घरवाले उससे थोड़ी बहुत बात कर लेते थे वो बिल्कुल बंद हो गई। वो घर की नौकरानी और घर पर लाके पैसे देने वाली मशीन बन के रह गई। वैशाली ने अपनी हिम्मत जुटाई और हॉल में फैले नाश्ते के बर्तन उठाने लगी। यही तो काम था उसका, सुबह पहले जल्दी उठ के घर का सारा काम निपटाओ, फिर पूरे दिन का 5 लोगों का खाना बना के रख के स्कूल जाओ, फिर जब 3 बजे वापस आओ तो खाए पिए सारे बर्तन धोना, फिर शाम के खाने की तैयारी करके फिर रात के सारे बर्तने करके सोने जाओ। वो अकेली 5 लोगों का सारा काम करती थी। वजह बस एक थी, वो मांगलिक थी, घोर मांगलिक। उसके लिए 21 साल के होते ही लड़का ढूंढना शुरू कर दिया था, लेकिन आज वो 29 साल की थी, उसके लिए कोई लड़का नहीं मिला। वो एक सरकारी टीचर है, इसलिए रिश्ते भी आते रहते थे, लेकिन जब कुंडली मिलाई जाती थी तो सब मना करके चले जाते थे। उसने आज तक पंडितों के कहने पर अनगिनत पूजा की होगी, कभी पेड़ से शादी तो कभी बकरे से शादी, लेकिन उसकी कुंडली में कोई असर नहीं पड़ा। उसका मंगल वही का वही रहा। अगर देखा जाए तो उसकी अभी तक 3 शादियां हो चुकी है, पर पेड़ और जानवरों से। वैशाली सारा काम निपटा के अपने कमरे में आ गई, लेकिन अभी भी उसके कानों में अपनी माँ की आवाज गूंज रही थी। उनके बोले वो कटु वचन उसके दिल को कुचल रहे थे। वैशाली ने कुछ सोचा और सो गई। शाम वैसे ही हो गई थी और उसने सबका खाना बना के रख भी दिया था। रोने की वजह से वो गहरी नींद में सो गई थी और गुस्से की वजह से किसी ने उसको रात के खाने के लिए उठाया तक नहीं। सुबह वैशाली की नींद खुली तो वो अपने कामों में लग गई, पर आज उसके लिए एक और काम बढ़ा हुआ था। रात के खाने के बाद बर्तन धोए बिना वो सो गई थी तो कर नहीं पाई। वैशाली ने जल्दी जल्दी सारा काम निपटाया और अपने स्कूल के लिए बस स्टैंड निकल गई। वैशाली स्कूल पहुंची तो वो आज थोड़ा लेट हो गई थी तो प्रेयर हो चुकी थी। वैशाली ने अपनी एंट्री की और जल्दी जल्दी अपनी क्लास की तरफ जाने लगी,
तो एक 29 साल का लड़का भागते हुए आया और वैशाली के साथ चलते हुए बोला, गुड मॉर्निंग मिश्रा जी। वैशाली मुस्कुरा के बोली, गुड मॉर्निंग मिश्रा जी। दोनों के सरनेम मिश्रा हैं तो दोनों ही एक दूसरे से ऐसे ही बात करते थे। वो लड़का अजीत वैशाली से थोड़ा सकुचा के बोला, कल आपने छुट्टी ली थी? वैशाली बिना किसी भाव के बोली, हाँ लड़के वाले देखने आए थे। अजीत का मुंह उतर गया, फिर भी वो अपनी बात आगे बोला, तो रिश्ता पक्का हो गया? वैशाली बिना किसी भाव के बोली, नहीं। अजीत के फेस पर फिर मुस्कान आ गई और वो बोला, अच्छा लंच में मिलते हैं, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। वैशाली की क्लास आ गई थी तो उसने भी बस ऐसे ही ओके बोल दिया और अपनी क्लास के अंदर चली गई। लंच टाइम में वैशाली और अजीत कैंटीन में आमने सामने बैठे थे। अजीत थोड़ा घबरा रहा था तो थोड़ा शर्मा भी रहा था। वैशाली बुक में कुछ देख रही थी कि अजीत ने वैशाली के हाथ में पकड़ी बुक बंद कर दी। वैशाली अजीत को देखने लगी तो अजीत हिम्मत जुटा के बोला, मुझे तुमसे थोड़ी पर्सनल बात करनी है। वैशाली ने कहा, हाँ बोलो। अजीत अपनी फिंगर क्रॉस करके बोला, वो हम दोनों सेम एज के हैं, हमारा प्रोफेशन भी एक है, हम दोनों अच्छे सरकारी स्कूल में अच्छी सैलरी पैकेज के साथ काम कर रहे हैं। मैं अच्छे से सेटल हूं तो मैं वो तुमसे। आगे बोलते हुए अजीत के शब्द लड़खड़ाने लगे, लेकिन वैशाली समझ चुकी थी अजीत क्या बोलना चाहता है। तो वो खुद ही बोली, तो तुम मुझसे प्यार करते हो और शादी करना चाहते हो? अजीत थोड़ा असहज हो गया और लेकिन उसने अपना सिर हाँ में हिला दिया। वैशाली एक सपाट लहजे में बोली, मैं शादी के लिए रेडी हूं। अजीत खुशी से फूले नहीं समाया, पर वो कुछ बोलता उससे पहले वैशाली बोली, बोलो तो अभी कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अजीत शॉक हो गया और बोला, अभी शादी? वैशाली, हाँ मुझे इतना ताम झाम नहीं पसंद, जितना शादी में खर्च करेंगे उतना अपने फ्यूचर के लिए जोड़ लेंगे, अपने मम्मी पापा के लिए कुछ सेविंग कर लेंगे जो आगे बुढ़ापे में उनके काम आएगी। अजीत मुस्कुरा के बोला, तुम्हारी यही सादगी मेरा दिल ले गई। वैशाली ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और अपनी बात आगे कंप्लीट करते हुए बोली, लेकिन मैं घोर मांगलिक हूं तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्योंकि मेरे ग्रह दशा के हिसाब से शादी होते ही मेरे पति के जीवन में संकट ही संकट होंगे और हो सकता है वो 1 महीने के अंदर मर जाएं। अजीत सीरियस हो गया और बोला, तुम पागल हो क्या? पढ़ी लिखी होकर इन सब बातों में विश्वास रखती हो? वैशाली एक दर्द भरी मुस्कान मुस्कुरा दी और बोली, मेरे मानने या ना मानने से क्या होता है? तुम एक बार अपने पेरेंट्स से बात कर लो, अगर वो हाँ बोलते हैं तो आज ही शादी कर लेते हैं। अजीत मुस्कुरा दिया और बोला, बस 5 मिनट रुको, मैं अभी अपने घर पर बात करता हूं, देखना वो तुरंत मान जाएंगे। वैशाली ने बस अपना सिर हिला दिया, पर मन में वो हंस रही थी। अजीत चला गया तो वैशाली भी फिर से अपनी बुक में कुछ पढ़ने लगी। वो बैठी जरूर वहां थी, लेकिन वो जानती थी अब शायद अजीत वापस नहीं आएगा।